चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गिट का अगला टॉपिक। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग बात करेंगे गिट ब्रांच के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये गिट ब्रांच। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि ये गिट ब्रांच की नीड हमें क्यों पड़ती है और इसका बेनिफिट्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसके बेनिफिट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपके सामने एक लाइव सिनेरियो रखूंगा और उस लाइव सिनेरियो को यूज करके मैं आपको ब्रांचिंग का बेनिफिट अंडरस्टैंड कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास एक गिट सर्वर है, ठीक है। ये हमने गिट सर्वर लगा रखा है, गिट सर्वर। अब ये गिट सर्वर आपका ऑन प्रेमिसेस का भी हो सकता है या फिर आप गिटहब में जाकर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस सिनेरियो में ये गिट सर्वर मेरा ऑन प्रेमिसेस का है, जिसकी आईपी मैंने ये रखी है 192.168.1.8। परफेक्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक फोल्डर क्रिएट किया और फोल्डर का नाम मैंने यहाँ पे क्या रखा, प्रोजेक्ट। और उसके बाद मैं इस फोल्डर के अंदर आया और क्या कमांड चलाया, गिट स्पेस init --- बेयर। तो ये फोल्डर अब एक रेपोजिटरी बन गया, ठीक है। अब जैसे ये फोल्डर एक रेपोजिटरी बना और इसको हम लोग रिमोट रेपोजिटरी बोलते हैं। अब क्या हुआ, अब यहां पर एक मेरे पास कंप्यूटर है और समझ लीजिए ये एक गिट क्लाइंट है, ठीक है। ये गिट क्लाइंट है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये मेरा गिट क्लाइंट मशीन है। आप लोग इसे या समझ लिए डेवलपर वन का सिस्टम। परफेक्ट। अब डेवलपर वन यहां पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने जा रहा है और उस डेवलपमेंट की अब वो कोडिंग स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट किया mkdir से। मान लीजिए फोल्डर का नाम उसने रखा डेवलपर वन, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर गया और फिर कमांड चलाया गिट init। तो ये फोल्डर भी एक रेपोजिटरी बन गया, लेकिन ये एक लोकल रेपोजिटरी हुआ। उसके बाद डेवलपर ने क्या किया, एक फाइल क्रिएट किया। फाइल का नाम क्या रखा, index.html, ठीक है। उसके बाद इसने उस फाइल पे एक लाइन की कोडिंग की, वेलकम टू इंडिया। दोस्तों अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको ब्रांचिंग का यूज और बेनिफिट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी मैं आपको जो बता रहा हूं ये सिनेरियो को अंडरस्टैंड करिए बस। थोड़ी देर के बाद आप ऑटोमेटिक ब्रांचिंग के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो कहां पे थे हम लोग, डेवलपर ने एक फाइल बनाया index.html, उसके अंदर एक लाइन की कोडिंग की, वेलकम टू इंडिया। उसके बाद डेवलपर यहां पर क्या करता है, गिट ऐड। इस फाइल को index.html को इस स्टेजिंग एरिया में इसने ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करता है, गिट कमिट। अब कमिट उसने दिया और यहां पर उसने बोल दिया कमिट वन, ठीक है। जैसे ही उसने यहां पर एक कमिट दिया और इसको एक कमिट आईडी मिली, लेकिन जैसे यहां पर इस फाइल को कमिट मिला, उसके जस्ट बाद ही यहां पर एक ब्रांच क्रिएट हो जाता है, राइट। यहां पर एक ब्रांच क्रिएट हो गया और उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं मास्टर ब्रांच, डिफॉल्ट में जो क्रिएट हो गया। अब क्या होता है, डेवलपर वन क्या करेगा, गिट सर्वर पे जो रिमोट रेपोजिटरी है उस लिंक को अपने सिस्टम पे ऐड करता है। कैसे ऐड करता है, गिट रिमोट। आप सबको पता है ये सारी चीजें मैंने पहले वाले वीडियो में बना दी है। तो जिनको अगर ये गिट रिमोट वगैरह अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, वो लोग मेरा पहले वाला वीडियो वॉच करें। उसके बाद उसने क्या किया, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन 1.8 और ये लीजिए। जस्ट उसके बाद इसने क्या किया, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। जैसे ही गिट पुश ओरिजिन मास्टर किया, तो अब ये मास्टर ब्रांच पुश होके गिट सर्वर पे इस फोल्डर के अंदर आ गया, राइट, गिट सर्वर पे। तो ये आ गया मास्टर ब्रांच, यहां पे मास्टर ब्रांच आ गया। तो अब क्या हुआ दोस्तों, अब इस मास्टर ब्रांच को हम लोग अपने जेनकिन सर्वर के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये मेरा जेनकिन सर्वर यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। ये मेरा जेनकिन सर्वर है, ये मेरा जेनकिन सर्वर है। तो ये मास्टर ब्रांच मेरे जेनकिन सर्वर के साथ इंटीग्रेट है, ठीक है। और यहां पर मेरा एक बिल्ड सर्वर लगा हुआ है, राइट। यहां पर क्या है, मेरा एक बिल्ड सर्वर लगा हुआ है।
अब मैंने यहाँ पर जेनकिंस में एक जॉब क्रिएट करके रखा। मैंने यहाँ पर एक जॉब क्रिएट करके रखा कि जैसे ही इस गिट सर्वर पे ये मास्टर ब्रांच में जैसे ही कोई एक न्यू कमिट आती है तो फटाक से न्यू कमिट जैसे यहाँ पे आई तो ये मास्टर ब्रांच गिट जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट है। तो मैंने बोला जैसे ही इस मास्टर ब्रांच में न्यू कमिट आती है तो जेनकिंस में ये जॉब चलना स्टार्ट हो जाए। अब इस जॉब के अंदर मैंने क्या डिजाइन किया है कि ये जॉब जब चले तो क्या करे, यहाँ पर एक बिल्ड सर्वर रखा हुआ है, एक बिल्ड सर्वर के पास इस कोड को दे दे फॉर दी सोर्स कोड को बिल्ड करने के लिए। तो दोस्तों यहां पर देखिए डेवलपर ने कमिट किया, कमिट करके ये मास्टर ब्रांच को पुश किया और पुश करने के बाद इस मास्टर ब्रांच को हमने जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट किया है और जेनकिंस में हमने एक जॉब क्रिएट की है और जॉब हमने क्या बताया कि बिल्ड सर्वर को दे दे फॉर दी सोर्स कोड बिल्ड होने के लिए। तो अब यहां पर क्या हुआ, सोर्स कोड बिल्ड होगा। अब सोर्स कोड बिल्ड होकर एक सॉफ्टवेयर को आपको बनाकर दे देगा, राइट। फॉर एग्जांपल कि डेवलपर ये सोर्स कोड राइट कर रहा है एक वीएलसी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो अब यहां पर ये सोर्स कोड यहां आया और ये सोर्स कोड बिल्ड होके वीएलसी का 1.0 बन गया, मतलब वीएलसी का सॉफ्टवेयर बन गया 1.0, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वीएलसी का जो 1.0 सॉफ्टवेयर बना है, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि डेवलपर एक ही बार में कमिट कर दे और फटाक से बन जाए। नहीं दोस्तों, हो सकता है इस डेवलपर को नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ टाइम्स इस सोर्स कोड फाइल को लाइन लिखेगा, उसको कमिट करेगा, नंबर ऑफ टाइम पुश करेगा, नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये चीजें नंबर ऑफ टाइम जब जब वो कमिट करता है तब तब ये जॉब चलेगी और यहाँ पर बिल्ड होगा और यहाँ पर बिल्ड होने के बाद ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा। हो सकता है कभी ये बिल्ड फेल्ड भी हो जाए, हो सकता है कभी ये बिल्ड पास हो जाए, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर बना है ये परफेक्ट तरीके से नहीं चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी उससे चीजें छोड़ दीजिए, अभी इतना समझिए कि जैसे ही डेवलपर के एंड से जैसे ही न्यू कमिट आया मास्टर ब्रांच में, मास्टर ब्रांच जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट है। जेनकिंस में हमने एक जॉब लगाई है, जॉब 1, कि बिल्ड सर्वर को दे दे और बिल्ड सर्वर को देने के बाद सोर्स कोड बिल्ड हो जाए। बिल्ड होने के बाद तो सॉफ्टवेयर बन गया। अब ये सॉफ्टवेयर बन गया, अब हम लोग आगे इस सॉफ्टवेयर का कंपनी में क्या करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हम लोग यहाँ पर एक डिप्लॉयमेंट सर्वर भी यहाँ पर हम लोग रखेंगे। और फॉर एग्जांपल ऐसा मान लीजिए ये डिप्लॉयमेंट सर्वर मेरा एनसिबल है, ठीक है। तो ये मेरा एनसिबल चल रहा है यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूंगा, जेनकिंस में यहाँ पर मैं एक सेकंड जॉब लगाऊंगा और सेकंड जॉब में मैंने यहाँ पर ये बता के चलना है कि जैसे फर्स्ट जॉब कंप्लीट हो जाए उसके जस्ट बाद सेकंड जॉब स्टार्ट हो। और सेकंड जॉब में ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर बिल्ड होके कंप्लीटली बना है वो एनसिबल के पास आ जाए, ठीक है। और जैसे ही वो वीएलसी 1.0 बिल्ड सर्वर में बिल्ड होने के बाद मैंने बोला सेकंड जॉब चले और एनसिबल के पास वो आ जाए। अब जैसे ही एनसिबल के पास आया तो मैंने बोला कि एनसिबल में एक प्लेबुक क्रिएट होके और उस प्लेबुक से हम प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो ये मेरा प्रोडक्शन यहाँ पे चल रहा है। तो ये मेरा एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है और ये मैंने यहाँ पे 2 प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रखे हैं फॉर द ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट के हिसाब से। तो ये मेरा एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है जिसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल 4 सर्वर रखे हैं। आपकी कंपनी में और भी हो सकते हैं। परफेक्ट। और यहाँ पर मैंने एनसिबल को बोला कि आओ, जैसे ही एनसिबल के पास सेकंड जॉब चला और एनसिबल के पास आया तो मैंने यहाँ पे एनसिबल से प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में क्या किया, डिप्लॉय करा दिया वीएलसी को। जस्ट काइंड ऑफ एक एग्जांपल हम यहाँ पे वीएलसी का ले रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एक एप्लीकेशन हो सकती है लाइव इन्वायरमेंट की। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 प्रोडक्शन बनाया, प्रोडक्शन 1 एंड प्रोडक्शन 2। ये प्रोडक्शन 2 प्रोडक्शन हमने इसलिए लिया है फॉर द ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट को यूज करने के लिए। तो और हमने यहाँ पर क्या किया, इस प्रोडक्शन के ऊपर भी हमने एक लोड बैलेंसर यहाँ पर लगाया, इसके ऊपर भी हमने यहाँ पर एक लोड बैलेंसर लगाया। तो यहाँ पर ये हमारा एक लोड बैलेंसर है और ये भी हमारा एक लोड बैलेंसर है। और ये लोड बैलेंसर इसके साथ इंटीग्रेट है और ये लोड बैलेंसर इसके साथ इंटीग्रेट है। और ऐसे समझ लीजिए इस लोड बैलेंसर का नाम LB1 हो गया और इस लोड बैलेंसर का नाम हो गया LB2। परफेक्ट। उसके बाद हमने यहां पर क्या किया है,
ये हमारा यहाँ पर डीएनएस चल रहा है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मेरा डीएनएस है, उस डीएनएस का मैंने यहाँ पे होस्ट कर रखा है, उसका नाम मैं बता देता हूँ, cloudknowledges.com। परफेक्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पर एंट्री कर रखी है, और एंट्री इस तरीके से कर रखी है जैसे LB1 और CNAME, और उसके बाद मैंने बोला www.cloudknowledges.com। परफेक्ट। ऐसे मैंने यहाँ पर LB2 और मैंने यहाँ पे बता रखा है CNAME www. परफेक्ट। तो ये मेरा डीएनएस में मैंने एक बार LB1 को पॉइंट किया, एक बार LB2 को पॉइंट किया, और ये डीएनएस मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है। परफेक्ट। चलो, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, और ये मेरे कस्टमर बैठे हुए हैं, ये मेरे कस्टमर है, ये लो। और मैंने यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर दो प्रोडक्शन रखा है, एक प्रोडक्शन को मैं एक्टिव पैसिव की तरह चलाऊंगा, जिसको हम ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट भी बोलते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा ग्रीन डिप्लॉयमेंट हो गया, ये वाला LB1 ग्रीन डिप्लॉयमेंट हो गया, और ये LB2 हो गया मेरा ब्लू डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो मेरा ग्रीन डिप्लॉयमेंट अगर एक्टिव है तो ब्लू डिप्लॉयमेंट मेरा पैसिव मोड में होगा, राइट। जैसे ही मेरे ग्रीन डिप्लॉयमेंट में कुछ दिक्कत आती है, एक्टिव वाला डाउन होता है, तो पैसिव वाला तुरंत एक्टिव हो जाएगा। तो एट द मोमेंट ऑफ टाइम एक प्रोडक्शन एक्टिव रहेगा, एक प्रोडक्शन स्टैंड बाय मोड में रहेगा। परफेक्ट। तो यहां पर देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर ब्रांच का बेनिफिट क्या होता है। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट कर रहा हूं अपने टॉपिक की एजेंडा की तरह, अब एजेंडा की तरफ मैं अब बढ़ रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर ब्रांच का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। तो यहाँ पर डेवलपर ने जब कोडिंग स्टार्ट की तो बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच बना। अब मास्टर ब्रांच जब यहाँ पर बना, तो जैसी मास्टर ब्रांच यहाँ पर बना और डेवलपर ने फर्स्ट कमिट मारी, जैसी फर्स्ट कमिट मारी तो ये मास्टर ब्रांच जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट था, और जेनकिंस में हमने बोला फर्स्ट जॉब चले। अब जैसी फर्स्ट जॉब चला तो यहाँ पर क्या हुआ, बिल्ड सर्वर के पास गया और बिल्ड सर्वर ने बिल्ड करके सॉफ्टवेयर को रेडी कर दिया। अब जैसी फर्स्ट जॉब कंप्लीट हुआ तो सेकंड जॉब एनसेबल के पास गया। अब एनसेबल के पास जैसे ही गया तो एनसेबल ने उसे स्टोर किया और एक प्लेबुक राइट किया। ठीक है, और प्लेबुक राइट करके हमने यहाँ पर एक तीसरी जॉब और यहाँ पर क्रिएट कर दी। दूसरी जॉब हमने बताई कि एनसेबल के पास जाए, और तीसरी जॉब हमने बताया कि वो प्लेबुक यहाँ पर राइट होके वो रन हो जाए। अब जैसे प्लेबुक राइट होके यहाँ से रन होती है तो क्या करता है कि जैसे कि ये ग्रीन डिप्लॉयमेंट है, बोले तो ये एक्टिव मोड में है, ये पैसिव मोड में है। तो हमने बोला कि तू एक काम कर, पैसिव मोड में वो सारी चीजें डिप्लॉयमेंट को जो भी सॉफ्टवेयर सभी रेडी हुआ एक्टिव मोड के सारे सर्वर पे डिप्लॉय हो जाए। अब वो जाके सारे सर्वर पे डिप्लॉय हो जाता है। अब बाद में पता लगता है कि जो कमिट आई थी और यहाँ पर जो सोर्स कोड बिल्ड हुआ था, बिल्ड होने के बाद सेकंड जॉब जब यहाँ पे आई और जब यहाँ पे डिप्लॉय हुआ पैसिव मोड के सर्वर पे, तो पता लगता है कि वो कंप्लीटली नहीं बना था, उस पर कुछ बग था। तो अब डेवलपर फिर से यहाँ पर कोड को राइट करते हैं, दोबारा कमिट करते हैं। जैसे ही दोबारा कमिट किया, फिर जॉब 1 चली, फिर बिल्ड हुआ, फिर एनसिबल के पास आया, और फिर उसके बाद इसने पैसिव मोड के सर्वर पे फिर से उसने डिप्लॉय कर दिया। अभी भी पता लगता है कि कंप्लीटली नहीं है, अभी भी कुछ बग है। तो फिर डेवलपर यहाँ पे राइट करता है, फिर कमिट करता है, फिर ये। अब पता लगता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के जो इंजीनियर्स है वो बोलते हैं यार जब आपका सोर्स कोड कंप्लीटली बिल्ड हो जाए, जब आप परफेक्ट सॉफ्टवेयर बना लो, तब आप प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट करो। अब आपका सॉफ्टवेयर परफेक्ट तरीके से बना नहीं है और आप उसे प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक कंप्लेन आ सकती है आपके सामने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर की तरफ से डेवलपमेंट के लिए, कि डेवलपमेंट वाले सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली रेडी नहीं कर रहे हैं और बार बार यहाँ पर प्रोडक्शन पे हम उसे डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और ये सही तरीका नहीं है, जब कंप्लीट हो जाए तब दीजिए। तो अब यहां पर एक आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो इसके सॉल्यूशंस को निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको गिट ने प्रोवाइड किया, गिट ब्रांचिंग के लिए। तो गिट ब्रांचिंग के लिए अब क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। तो ये डेवलपर क्या करेगा, अब इस मास्टर ब्रांच में काम नहीं करेगा, अब ये डेवलपर खुद एक ब्रांच क्रिएट करेगा। और ब्रांच किस कमांड से क्रिएट होती है मैं आपको बताता हूं। उसने एक कमांड मारी गिट ब्रांच, और उसने
और ब्रांच का नाम उसने रख लिया VLC 1.0, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। उसके बाद डेवलपर क्या किया, इस ब्रांच के अंदर गया, और ब्रांच के अंदर जाने के लिए कमांड जो होती है वो कमांड है चेकआउट और ब्रांच का नाम। ठीक है, ये लो। उसके बाद डेवलपर उस फाइल को ओपन करेगा, अपनी कोडिंग वाली फाइल को। उसके अंदर उसने क्या किया, वेलकम टू इंडिया, और भी उसने कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया, वेलकम टू एजूर क्लाउड। उसके बाद क्या किया, उसने कमिट किया, और कमिट किया उसने, मैसेज दे दिया m1 index.html। ठीक है, इसको एक कमिट आईडी आ गई। देन उसके बाद डेवलपर यहां पर क्या करेगा, गिट पुश ओरिजिन। अब यहां पे मास्टर नहीं लिखेगा, यहां पर क्या लिखेगा, गिट पुश ओरिजिन अपने न्यू ब्रांच का नाम। तो जैसे न्यू ब्रांच का नाम लिखता है, तो अब ये न्यू वाली ब्रांच, ये जो न्यू ब्रांच है जो बनाया था, अब ये न्यू ब्रांच गिट सर्वर पे आ गई। तो गिट सर्वर पे यहां पर एक न्यू ब्रांच आ गई, राइट, इस नाम से VLC 1.0। अब आप चाहो तो इसका नाम स्टेजिंग भी रख सकते हो, इस ब्रांच का नाम, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पर ब्रांच का नाम क्या है, VLC 1.0। जस्ट काइंड ऑफ समझ लो, ये एक काइंड ऑफ एक स्टेजिंग ही है। चलो समझ लेते हैं, ये हमारा स्टेजिंग ही है। ठीक है, मैंने बोला चलो ब्रांच मैंने स्टेजिंग नाम का ही बनाया, यहाँ पर भी हटा देता हूँ, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत ना हो इसलिए। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पर पुश करते टाइम क्या यूज किया, स्टेजिंग। तो अब क्या हो दोस्तों, ये स्टेजिंग ब्रांच यहां पर आ गया है। ठीक है, अब यहां पर डेवलपर जितनी भी बार अपनी फाइल को ओपन करेगा यहाँ पर index.html, और उसने उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोडिंग कर रहा है, वेलकम टू AWS, राइट, आगे उसने कोडिंग कर रहा है वेलकम टू एनसिबल, जो भी उसने कोडिंग किया। उसके बाद उसने यहाँ पर क्या किया, गिट कमिट -m कमिट नंबर सेकेंड m2 index.html, राइट। उसके बाद इसने क्या किया, गिट पुश ओरिजिन, मास्टर नहीं करेगा, यहां पर क्या करेगा, स्टेजिंग। ठीक है, तो अब इस डेवलपर के सारे कमिट कहां पे आ रहे हैं, इस स्टेजिंग पे आ रहे हैं। ठीक है, स्टेजिंग वाले ब्रांच में। अब हमने इस स्टेजिंग ब्रांच को भी जेनकिंस सर्वर के साथ इंटीग्रेट कर रखा है। अब हमने यहां पे बोला, अब जेनकिंस सर्वर पे हमने फिर से एक जॉब 1 बनाई, और इस बार जॉब 1 हम स्टेजिंग ब्रांच के लिए बना रहे हैं, मास्टर के लिए नहीं। और फिर हमने यहां पर क्या किया, साइड में हमने यहां पर एक और बिल्ड सर्वर रखा है, यहां पर हमने साइड में एक और बिल्ड सर्वर रखा है। ये लीजिए, एक और हमने बिल्ड सर्वर रखा। तो हमने बोला कि जैसे ही स्टेजिंग ब्रांच में कोई नई कमिट आए तो ये फर्स्ट जॉब चले। अब फर्स्ट जॉब चलेगी तो क्या होगा, इस वाले बिल्ड सर्वर को देगा, और हमने बोला कि ये बिल्ड करेगा। तो इसने सोर्स कोड बिल्ड किया, और सोर्स कोड को बिल्ड करके VLC 1.0 लॉन्च कर दिया, मतलब सॉफ्टवेयर बना दिया इसने 1.0। अब हमने बोला कि स्टेजिंग ब्रांच के लिए हमने यहाँ पर एक और जॉब नंबर 2 भी बना रखा है, और जॉब नंबर 2 में हमने क्या बोला कि सेकंड जॉब चले, और यहां पर भी एक एनसिबल का सेटअप चल रहा है यहां पर। आई थिंक यहाँ पे मेरे को पास थोड़ा सा, इसको मैं हटा देता हूँ, स्पेस चाहिए मुझे यहाँ पर। चलो, तो यहाँ पर हमने सेकंड जॉब क्या बोला कि जैसे ये बिल्ड हो जाए तो सेकंड जॉब चले और एनसिबल को दे दे, राइट। ऐसे ही एनसिबल को देने के बाद हमने बोला यहाँ पे प्लेबुक राइट होना, और प्लेबुक राइट होने के बाद हमने बोला एक थर्ड जॉब भी स्टेजिंग ब्रांच के लिए रन होना है। तो थर्ड जॉब भी हमने स्टेजिंग ब्रांच के लिए दे दिया। अब थर्ड जॉब में हमने क्या बोला कि हमने यहाँ पर 2-4 सर्वर्स रखे हैं, राइट, और ये हमारा प्री प्रोडक्शन है, राइट, बोले तो प्री प्रोडक्शन। और थर्ड जॉब में क्या होगा, एनसिबल से ये प्लेबुक चल के प्री प्रोडक्शन में आ जाएगा।
अब प्री प्रोडक्शन में जैसे ही आ गया, अब हमने यहाँ पर 2-4 इंजीनियर हायर कर रखा है फॉर दी क्वालिटी टेस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए। तो अब देखिए दोस्तों, ब्रांच का यूज केस मैं आपको बताता हूं। अब हमने डेवलपर को बोला कि भाई आपको मास्टर ब्रांच में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप मास्टर ब्रांच में कमिट करते हो तो मास्टर ब्रांच की जब जॉब चलती है और जब यहाँ पे बिल्ड होता है, बिल्ड होने के बाद एनसिबल के पास आता है, तो ये सीधे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को हिट करता है, सीधे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाके डिप्लॉयमेंट करता है। और ये कोई गारंटी नहीं है कि आपके एक ही कमिट से सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाए। आप हजारों कमिट करते हो, हजारों कमिट के लिए वो जॉब 3 चलती है, जॉब 3 चलने के बाद प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करती है। प्रोडक्शन टीम की तरफ से कंप्लेन आती है कि जब तक आपके सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तब तक आप प्रोडक्शन में क्यों डिप्लॉयमेंट कर रहे हो उसे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक ब्रांच बनाया और डेवलपर को बोला कि तू एक काम कर, अपने सिस्टम में एक ब्रांच बना ले और अपने उस ब्रांच के अंदर जो कमिट कर जितने भी करना है। तो जब वो उस ब्रांच के अंदर कमिट करता है, तो जैसे उस ब्रांच के अंदर कमिट होती है, तो अब ये स्टेजिंग ब्रांच के लिए जेनकिंस जॉब चलाता है। तो ये जॉब 1 चलती है तो यहाँ पर बिल्ड होता है, यहाँ पर बिल्ड कंप्लीट हुआ तो जॉब 2 चली, जॉब 2 में यहाँ ये वाले एनसिबल के पास आया, ये वाले एनसिबल के पास आके प्लेबुक राइट हुआ। उसके बाद जॉब 3 चली, तो जब 3 चलती है तो ये एनसिबल इस वाले एनवायरनमेंट पे डिप्लॉयमेंट करता है। ये एनवायरनमेंट हमारा प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है। अब प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब डिप्लॉयमेंट हो जाता है, हमने यहाँ पर कुछ इंजीनियर्स हायर किए हैं। हमने इनको बोला कि जब भी इसमें कोई नया डिप्लॉयमेंट हो, आपको क्वालिटी टेस्ट करना है उस सॉफ्टवेयर का, जो भी डिप्लॉयमेंट हुआ है उसकी क्वालिटी टेस्ट करनी है, क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो अगर क्वालिटी परफेक्ट नहीं आती है तो ये इंजीनियर्स बोलेंगे भाई साहब क्वालिटी में दिक्कत है, परफेक्ट नहीं हुआ, तो अब फिर डेवलपर काम करेंगे। अब फिर डेवलपर कमिट किया, जैसे कमिट किया फिर जॉब 1 चली, जॉब 1 चली, बिल्ड हुआ, जॉब 2 चला, एनसिबल के पास आया, जॉब 3 चला, फिर डिप्लॉयमेंट हुआ, फिर ये क्वालिटी को टेस्ट करें। तो अब देखो, हर कमिट डेवलपर यहाँ पे जितनी बार भी कमिट कर रहा है ना, वो इधर बैकएंड में आ रहा है। बैकएंड में बोले तो आपके स्टेजिंग एरिया में ही घूम रहा है, आपके प्रोडक्शन में वो चीज नहीं डिप्लॉयमेंट हो रही है। तो ये चीज देखिए ब्रांच का कितना बेनिफिट हुआ। अब पता लगता है कि डेवलपर ने ये स्टेजिंग एनवायरनमेंट की जब जॉब चलती है, और ये एक टाइम ऐसा हुआ कि डेवलपर यहाँ पर जो कोड राइट कर रहा था, कोड राइट करने के बाद जैसी कमिट करता है, कमिट करके ये स्टेजिंग की जॉब चलती है, और स्टेजिंग के बाद ये प्री प्रोडक्शन में आता है, और ये क्वालिटी टेस्ट के जो इंजीनियर है ये लोग बोले अब परफेक्ट है, अब बढ़िया चल रहा है। तो अब पता लगता है ये परफेक्ट हो गया। तो अब जितने इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए जितने भी कोड हैं, उस कोड में जितनी बार भी कमिट की गई है, वो सारी के सारे कमिट अभी कहाँ है? स्टेजिंग एनवायरनमेंट में, प्रोडक्शन पे नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेजिंग एनवायरनमेंट के वो सारे कमिट को हम लोग मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? मर्ज कर देंगे। तो उसके बाद अब सवाल आता है कि मर्ज का प्रोसेस कौन करेगा? तो हो सकता है डेवलपर को अगर हमने राइट्स दे दिया तो वो खुद भी मर्ज कर सकता है, और मर्ज करके पुश कर सकता है। या फिर हमने बोला कि डेवलपर को हमने राइट्स नहीं देना, ये गिट सर्वर पे गिट इंजीनियर बैठा हुआ है, और एक गिट इंजीनियर स्टेजिंग एनवायरनमेंट के कमिट्स को गिट मास्टर ब्रांच में मर्ज करेगा। तो अब यहाँ पे गिट का इंजीनियर क्या करेगा? गिट का इंजीनियर यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेगा। जैसे उसने फोल्डर बना लिया जैसे XYZ नाम का, उसके बाद इस फोल्डर के अंदर जाकर, इस फोल्डर के अंदर जाकर वो क्या करेगा, एक कमांड होती है git fetch, राइट। सबसे पहले तो क्लोन कर लेगा, इस रेपोजिटरी को क्लोन कर लेगा, और क्लोन करने के बाद एक कमांड चलाएगा git fetch। तो जैसे git fetch कमांड चलाता है तो इस रेपोजिटरी के लिए जितने भी ब्रांच है उसे लिस्ट हो जाएंगे, तो उसे लिस्ट हो जाएगा स्टेजिंग ब्रांच। तो उसे यहाँ पर स्टेजिंग ब्रांच लिस्ट हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, स्टेजिंग ब्रांच के सारे कमिट मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज कर देगा। ठीक है, अब मर्ज कैसे करेगा? मर्ज करने की कमांड ये होती है git merge, मास्टर ब्रांच में जाके git merge और जिस स्टेजिंग, तो स्टेजिंग ब्रांच के सारे कमिट मास्टर ब्रांच में मर्ज हो जाएंगे। अब मास्टर ब्रांच में जैसे ही मर्ज हो गए तो अब यहाँ पे गिट इंजीनियर क्या करेगा, गिट सर्वर इंजीनियर अब यहाँ पे कमांड मारेगा git push origin master। तो अब यहीं से बैठ के वो git push origin master करेगा। तो इस मास्टर ब्रांच में एक नई कमिट आ गई यहाँ पर। अब जैसी नई कमिट आई तो अब ये मास्टर ब्रांच इस
के साथ इंटीग्रेट है, जेनकिंस के साथ, और अब ये वाली जॉब चलेगी, मास्टर ब्रांच वाली जॉब चलेगी जेनकिंस में। तो जब ये वाली जॉब चलेगी तो अब इस साइड बिल्ड होगा, इस साइड बिल्ड कंप्लीट हो गया, और हमने बिल्ड कंप्लीट के प्रोसेस यहाँ पर टेस्ट कर ही चुके हैं, तो 100% यहाँ पर कंप्लीट होना ही है। फिर सेकंड जॉब चली, एनसिबल के पास आया, फिर थर्ड जॉब चली कि प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट हो जाए। अब थर्ड जॉब के बाद प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, जिसको एक्टिव कर दिया, इसको पैसिव कर दिया, और फिर हमने एनसिबल के एक और जॉब फोर्थ हमने यहाँ पे लगा दिया, और हमने बोला कि अब ये वाले प्रोडक्शन में भी डिप्लॉयमेंट कर दे। तो ये इस तरीके से देखिए आपके प्रोडक्शन एनवायरमेंट तक आपका जो भी डिप्लॉयमेंट बैकएंड में हो रहा है वो आपने पहुंचा दिया। तो ये बेनिफिट है दोस्तों ब्रांचिंग का, देख सकते हैं। तो जो भी मास्टर ब्रांच आपके होते हैं वो जेनकिंस के साथ जब इंटीग्रेट होते हैं, तो मास्टर ब्रांच में जब भी कोई नई कमिट आती है तो जेनकिंस में जो जॉब चल रही होती है वो सीधे प्रोडक्शन के लिए चल रही होती है, ठीक है। तो स्टेजिंग के लिए आप क्या करते हो, एक फर्दर ब्रांच आप क्रिएट कर लेते हो, और स्टेजिंग वाले ब्रांच को भी आप जेनकिंस से इंटीग्रेट करके रखोगे, लेकिन उसे स्टेजिंग एनवायरनमेंट में आप उसे रन कर रहे होंगे। तो ये बेनिफिट होता है दोस्तों ब्रांचिंग का। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक दो तीन यूज केस आपको और बता देता हूं ब्रांचिंग का। अब यहां पर देखिए, अब जैसे कि हमने वीएलसी का वर्जन 1.0 बना लिया, परफेक्ट। अब पता लगता है कि वीएलसी का 1.0 बनाने के लिए यहां पर 200 कमिट करनी पड़ गई। कितनी कमिट करनी पड़ गई, 200 कमिट के बाद वीएलसी का 1.0 कंप्लीट हुआ। अब डेवलपर को बोला गया कि एक काम करिए, वीएलसी का 2.1 बनाना है। तो अब पता लगता है कि डेवलपर वीएलसी के 2.1 बनाना चाहते हैं, और वीएलसी के 2.1 के सोर्स कोड सेपरेट रखना चाहते हैं, और वीएलसी के 1.0 का सोर्स कोड सेपरेट रखना चाहते हैं। तो अब वो लोग क्या करेंगे, एक नया ब्रांच क्रिएट कर लेंगे। अब तो जैसे कि ये वाले ब्रांच में जितने भी कमिट हैं वो सारे के सारे वीएलसी 1.0 के हैं, तो एक उनके पास बैकअप भी हो गया। अब वो क्या करेंगे, एक नया ब्रांच उन्होंने क्रिएट कर लिया, जैसे वीएलसी 2.1 का। अब इस ब्रांच में वो लोग काम करेंगे। इस ब्रांच में जितने भी कमिट्स हो रहे हैं वो सारे के सारे किसके लिए हो रहे हैं, वीएलसी के 2.1 को बनाने के लिए हो रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, हर एक वर्जन सॉफ्टवेयर के हर एक वर्जन के कमिट्स को आप एक बैकअप की तरह रखना चाहते हैं, तो वहां पर भी ब्रांचिंग का एक यूज केस आ जाता है। क्लियर दोस्तों। इसी तरीके से क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को बनाने में अगर नंबर ऑफ डेवलपर्स काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हर डेवलपर्स पहले अपने अपने कोड को सेपरेट रखना चाहते हैं, फिर बाद में सारे डेवलपर्स के कोड मर्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी डेवलपर्स भी क्या करता है कि अपने सिस्टम पे सेपरेट सेपरेट ब्रांच वो लोग क्रिएट कर लेते हैं, और सारे कोड्स उन्होंने अपने सेपरेट ब्रांच में कमिट करते रहते हैं, और बाद में गिट सर्वर इंजीनियर को सारे डेवलपर अपने ब्रांच के कोड दे देते हैं, और गिट सर्वर इंजीनियर उन सबको मर्ज कर लेता है। तो अब यहां पर भी एक दिक्कत आती है, जैसे हमारे पास 10 डेवलपर हैं, 10 डेवलपर के पास 10 ब्रांच है। अब 10 के 10 डेवलपर अपने अपने ब्रांच में उन्होंने कोडिंग कमिट किया है। अब गिट सर्वर इंजीनियर के पास 10 ब्रांच के कोड को मर्ज करना है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जैसा इशू आता है, तो फिर वो गिट सर्वर इंजीनियर वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा, राइट। उसके लिए वो सारे डेवलपर का हेल्प लेगा, बातचीत करेगा, वो एक प्रैक्टिकल में हम लोग वो चीज देखने वाले। इसी तरीके से यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि 10 डेवलपर हैं, अब 10 डेवलपर को बोलिए कि आप लोग अपने अलग अलग ब्रांच मत बनाइए, आप लोग ऐसा करिए कि एक ब्रांच हम आप लोगों को अलग से बना के देते हैं, और सारे 10 डेवलपर उसी ब्रांच पे काम कर रहे हो सकता है वो सारे डेवलपर्स एक ही एप्लीकेशन के एक ही वर्जन के लिए सोर्स कोड लिख रहे हो, तो उन लोगों को एक ही अपने ब्रांच दे दिया। तो ये सिनेरियो भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप जिस भी कंपनी में जाएंगे तो कभी भी किसी भी डेवलपर को डायरेक्ट मास्टर ब्रांच में कमिट करने का राइट हम लोग नहीं देते हैं। उनके लिए हम एक नया ब्रांच बनाकर देते हैं, और उनको उन्हीं में हम लोग कमिट करने के लिए बोलते हैं। और मास्टर ब्रांच पूरा का पूरा मैनेजमेंट गिट सर्वर इंजीनियर कर रहा होता है, और वो गिट सर्वर इंजीनियर आज के डेट में डेवऑप्स इंजीनियर को ही ये प्रोफाइल मिलती है। तो डेवऑप्स इंजीनियर का यहाँ पर ये रोल होता है कि मास्टर ब्रांच को जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करना, और उसके बाद जितने भी आपके पास ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस के सोर्स कोड को मास्टर के साथ मर्ज करके आगे जेनकिंस को देके जॉब रन करना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों डेवऑप्स इंजीनियर की होती है गिट के प्रोफाइल पे। तो इस तरीके से आपका एक जॉब पाइप पूरा का पूरा पाइपलाइन तैयार होता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको गिट ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट
समझ में आया होगा। और ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ, ये पूरा का पूरा एक लाइव एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से कंपनी में काम किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये था ब्रांचिंग के ऊपर एक थ्योरी, और प्रैक्टिकल में अगले वीडियो में बना लूंगा। इस वीडियो में प्रैक्टिकल की बात नहीं करूंगा, गिट ब्रांच का टॉपिक का प्रैक्टिकल हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ स्टॉप, और अगले वीडियो में मिलते हैं हम गिट ब्रांच के प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।